हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारी ये जो सीरीज चल रही है, ये प्रैक्टिस नंबर हमारा जो सेशन है वो हमारे पास कौन सा है, ये फिफ्थ या सिक्स नंबर क्लास होगी, सिक्स नंबर क्लास। देखते हैं आज का जो क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर हमारे जो है 2022 में आए हुए हैं क्वेश्चन, वो क्या हुए हैं। सब रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है दोस्त, देखते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया गया है दोस्तों, देखते हैं। बल बोला गया है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि हमारे थर्ड वाले जो है सीजन में बताए थे आपको हम, थर्ड वाली क्लास में बताए थे कि दोस्त सबके मात्रक हम लिखाए थे यहाँ पर। देखिए, बल का मात्रक आपको बताए थे हम, न्यूटन होता है। बल का मात्रक बताए थे हम, सेकेंड वाली क्लास में बताए थे। ये होता है हमारे पास, ताप का मात्रक होता है केल्विन। देखिए, पास्कल का मात्रक किसका होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। और ये विभवांतर का मात्रक हमारे पास क्या हो गया, वोल्ट होता है दोस्तों। ये सब आपको हम सात लिखा दिए थे शुरुआत में, जो आपकी इंपॉर्टेंट, उसमें एक क्वेश्चन फंसेगा आपका रेलवे में। देखिए, बल का मात्रक क्या होगा हमारे पास, न्यूटन होता है दोस्तों। तो यहाँ पर बी फॉर बहादुर शाह जफर इज राइट आंसर। फर्स्ट का हमारे पास बी ऑप्शन इज राइट। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है दोस्तों, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड लिख लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डेट डेटस की इकाई है। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डेट डेटस की इकाई है। देखिए यहाँ पर, अब दाब, दाब का मात्रक होता है पास्कल। अब देखिए यहाँ पर संवेग, संवेग हमारे पास क्या होता है, P इक्वल टू एम बी लिखते हैं हम लोग, P बराबर एम बी। तो संवेग देखिए, द्रव्यमान नियम से होता है मास, मास मीन्स द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है हमारे पास किलोग्राम। और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड दोस्तों, मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पर जी का मान कितना होता है हमारे पास, जी को लिखते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण से। यहाँ पर लिख लेते हैं, जी को क्या बोलते हैं हम, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय के लिखते हैं त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। और देखिए, वेग को लिखते हैं हम मीटर पर सेकंड से। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ पर त्वरण, अब गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे केवल त्वरण हो, इन दोनों का मात्रक क्या होगा, सेम होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का भी मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए दोनों का मात्रक सेम होगा, यहाँ पर केवल ये होगा, ये गुरुत्वीय त्वरण है और हमारा ये पृथ्वी पर त्वरण रहता है। तो दोनों ये क्या होंगे, इनकी मात्रक और विमाएं भी सेम होंगी दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज राइट होगा दोस्तों। तो सेकेंड का हमारे पास डी फॉर धर्मसेना इज राइट ऑप्शन दोस्तों। देखते हैं थर्ड नंबर क्या बोला गया है क्वेश्चन। थर्ड नंबर देखिए बोला गया है, ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है इसमें। देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर बोला गया है। देखिए 30/8/2018 में पूछा गया, फिर 18 में पूछा गया, फिर 18 में पूछा गया दोस्तों। तो कितनी बार क्वेश्चन रिपीटेड है, हो सकता है इस बार भी ये रिपीट हो जाए। समझ रहे हैं दोस्तों, तो इस बात को समझते रहिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिए इसको। अब देखिए, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, विद्युत धारा बताए थे आपको। देखिए यहाँ पर विभवांतर का मात्रक ये होता है वोल्ट, ये किसका मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है। यहाँ पर देखिए, ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम हमारे पास, आवेश का मात्रक कूलाम। ये किसका है मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक है, ये प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। देखिए धारा का मात्रक केवल एम्पियर होता है ये। तो इसलिए हमारा सी का, क्वेश्चन नंबर सी का, थर्ड का सी ऑप्शन इज राइट, सी फॉर चैपलिन इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला गया है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये पिछली बार जो है 2022 में देखिए रिपीटेड है। ये अभी जो रेलवे की भर्ती हुई थी हमारी, रेलवे की भर्ती 2022 वाली, रेलवे भर्ती 2022, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, इसको बड़े अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी, ए प्लस बी, और ए जी बी आर बना हमारे पास, प्लस के एन ओ थ्री बना। अब यहाँ पर ए और बी हम क्या रखेंगे, देखिए ए और बी क्या रखेंगे। अब देख रहे हैं चारों को रख के हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए से देखिएगा, ऑप्शन ए से हमने निकाला इसको। ए की जगह मान लिया मैंने ए रखा, ए को उठा लिया मैंने, ए जी एन ओ थ्री रखा, ए को ए जी एन ओ थ्री रखा। अब बी को मैंने क्या रखा, के बी आर रखा, के बी आर रखा। देखिए ए की जगह मैंने ए जी एन ओ थ्री रखा, बी की जगह क्या रखा दोस्तों, के बी आर रखा, बी की जगह मैंने के बी आर रखा। अब देखिए यहाँ पर ए जी एन ओ थ्री, अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास प्लस की संयोजकता होगी ए जी की,
ये हमारी Ag की होती है प्लस की संयोजकता, Ag की संयोजकता होगी प्लस की, और यहाँ पर Br की होगी माइनस। तो Ag किसके साथ निकल लिया बॉन्ड बना के, Br के साथ, तो Ag और Br निकल गए, Ag और Br निकल गए। अब देखिए K और K प्लस का होगा, वन संयोजकता होगी, और NO3 हमारे पास क्या होगी, माइनस की। अब देखिए यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, इसको नीले से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर NO3 किसके साथ चला गया, K के साथ चला गया, तो क्या बचा दूसरे में, KNO3, KNO3। अब देखिए ये कौन सी रिएक्शन हो गई हमारे पास, ये देखिए अब हमारे पास देखिए एक तो जैसे दो यहाँ पर कंपोनेंट थे, पहला ये था मेरे पास, दूसरा ये था, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। पहला रिप्लेस हुआ थर्ड के साथ, सेकेंड नंबर वाला बी फोर्थ के साथ रिप्लेस हो गया, तो ये वियोजन अभिक्रिया हो गई हमारे पास, क्योंकि दोनों अलग अलग भैया निकल गए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको Ag रख ले, यहाँ पर यमो थ्री कोई प्रकार का कंपोनेंट या प्रोडक्ट नहीं होता है। यहाँ पर देखिए HBr उठा ले हम और NaOH निकाल ले। अगर हम HBr NaOH रख लेते हैं तो यहाँ से ये देखिए HBr जाएगा, तो NaBr हमारे पास हो गया, H2O बनेगा, लेकिन यहाँ पर H2O है नहीं। यहाँ देखेंगे HBr और NaOH हो जाएगा। देखिए C अगर हम उठाते हैं, C देखिए C अगर हम उठा लेते हैं, देखिए HBr अगर हम ले लें और प्लस NaOH ले लें, NaOH ले लें, तो यहाँ से क्या बन के निकलेगा, देखिए NaBr निकल गया, ये क्या निकल गया, NaBr और प्लस H2O। लेकिन ये हमको मिल कहाँ रहा है, देखिए यहाँ से, यहाँ पर तो नहीं मिल रहा हमारे पास, तो इस हिसाब से ये भी नहीं होगा हमारे पास और ये भी नहीं होगा, केवल हमारे पास ये बनेगा ऑप्शन ए। तो फोर्थ का हमारे पास ए ऑप्शन इज राइट होगा। देखिए यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट हमारे पास मिल रहा है ये और ये, देखिए यहीं पर तो मिल रहा है AgBr और KNO3, तो इस हिसाब से हमारा फोर्थ का ऑप्शन ए इज राइट होगा दोस्तों। उम्मीद है इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से आप लोग समझे होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला गया है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला गया है, फिफ्थ को लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लिखिए यहाँ पर, इसमें बोला गया इनमें से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आप देखिए इंपॉर्टेंट एकदम है, इसको लिख लीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस सीजन को आप लोग जो है इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं, जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए ये देखिए 2022 में जो भी भर्ती हुई थी रेलवे की 2022 में, वही सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, एसिड प्लस बेस, देखिए एसिड मतलब अम्ल और क्षार की क्रिया होगी, एसिड और बेस की क्रिया जब होती है तो क्या बनता है दोस्तों, इसमें बनता है साल्ट, साल्ट बनता है हमारे पास, प्लस और वाटर निकलता है। हिंदी में भी लिख देंगे। अभी देखिए यहाँ पर अम्ल बनेगा, ये अम्ल इसके साथ और क्षार की क्रिया होगी। जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो क्या बनता है दोस्तों, एक तो लवण बनेगा और इसके साथ हमेशा जल निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर आप ये देखिए, इसको 5 स्टार लगा लीजिए, एकदम 5 स्टार, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, इस बार भी आएगा। देखिए यहाँ पर अब उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल तो निकलना चाहिए बिल्कुल फिक्स। देखिए यहाँ पर भी जल हमारे पास है, यहाँ पर भी जल है और यहाँ पर भी जल है। बात समझ आई दोस्तों, यहाँ पर भी जल है, देखिए तीनों सब में जल हमको मिल रहा है। लेकिन कंडीशन ये है, देखिए यहाँ पर अब इसको देखिए ऊपर जो बोला गया, देखिए CaO प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइस, इसमें कोई जल नहीं निकल रहा है। ये क्या हो गया हमारे पास, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है, ये कौन सी है, ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि ये जुड़ रहा है ना भाई, संयोजन अभिक्रिया है ये हमारे पास, क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर पूछा गया था उदासीन का अभिक्रिया नहीं है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है, बिल्कुल ऑप्शन ये ही राइट होगा। अब क्वेश्चन 5 का ऑप्शन हमारे पास ये ही राइट होगा दोस्तों, ठीक है। बाकी सब हमारे पास ये कौन सी हैं, ये सब हमारे पास कौन सी हैं, ये उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हैं दोस्तों, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसको। अब देखिए यहाँ पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है हमारे पास, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, इसमें ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, निकलती है। बस इस बात को ध्यान रखना, ऊष्मा क्या करती है, निकलती है, ठीक है दोस्तों, ऊष्मा निकलती है। बस अब यहाँ से देखिए बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना बनाना। अब देखिए यहाँ पर जब हमारे पास बुझा हुआ चूना हमको बनाना है, तो देखिए
पहले देखिए श्वसन, इसको बताते हैं श्वसन। जब आप सांस लेंगे, सांस लेते हैं हम लोग, अभी देखिए सर्दी चल रही है, अभी हम लोग सांस लेते हैं, सांस के आगे, नाक के आगे, मुंह के आगे हाथ लगाइएगा एकदम, क्या होगा उसमें, क्या होगा, सांस लेने पर ऊष्मा निकलना, सांस लेने पर ऊष्मा निकलती है, देखना हाथ लगा के एकदम हाथ गर्म ऐसा हो जाता है, तो क्या होती है इसमें ऊष्मा निकलती है दोस्तों की नहीं, बिल्कुल निकलेगी, आप लोग देखिएगा हाथ टच करके अभी। प्राकृतिक गैस का जलना भाई, प्राकृतिक गैस। अब नेचुरल गैस ले लेंगे हम लोग, जैसे सीएनजी हमने ले लिया नेचुरल गैस, या एलपीजी हमने ले लिया, मान लिया एलपीजी हमने उठा के ले लिया, ठीक है, नेचुरल गैस। इसको जब जलाएंगे तो देखिए ताप होगा, तो जब ताप होगा तो ऊष्मा भी निकलेगी, ताप से ऊष्मा निकलेगी, तो ये दोनों हो गए दोस्तों। अब बुझा हुआ चूना बनाना, अब देखिए भैया आप लोग, बुझा हुआ जब चूना बनाएंगे तो देखिएगा, मकान उकान की हम लोग पुताई करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, चूने में पानी वगैरह डालते हैं, नहीं डालते हैं दोस्तों, तो उसके साथ देखते हैं CO2 वगैरह निकलती है कि नहीं, CO2 निकलती है, और क्या है, चूना जो है बुदबुदाने लगता है एकदम, बुदबुदाने के साथ उसमें क्या है, हीट भी निकलती है, नहीं निकलती है, इसमें भी हीट निकलेगी, हीट वगैरह निकलती है जब चूना मकान में पोतने के लिए हम लोग बनाते हैं, नांद वगैरह में डाल के देख लीजिएगा, तो उसमें क्या है, तीनों में क्या होगा हमारे पास, ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया होंगी दोस्तों की नहीं, तो ऑल इज राइट हमारे पास, फर्स्ट तो होगा नहीं, केवल एक सही, सेकंड होगा नहीं, और फर्स्ट सेकंड दोनों नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास सभी ऑप्शन मिल रहे हैं, तो क्वेश्चन 6 का हमारे पास दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट होगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, जो अभी भर्ती हुई थी रेलवे की ग्रुप टी की, उसी के ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट होते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको वही कंटेंट दिया जा रहा है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या बोला गया है। क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7, इसमें क्या बोला गया है, अभिकारकों, बोला गया है अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर, अब अभिकारक जैसे ले लें हम, जैसे मान लिए सोल्यूशन लिखते हैं इसका, अभिकारकों को वियोजित करने पर, अभिकारकों को वियोजित करने के लिए अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए मान ली ए और बी, मैंने दो अभिकारक ले लिए, अब इसमें जो है, अब इसके लिए देखिए अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता हुई तो वो कौन सी होगी, दोहरी विस्थापन होगी कि अपघटन होगा या संयोजन होगा, कौन सी अभिक्रिया होगी आपको ये बताना है, बताइए दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमने ऊष्मा ले ली, ऊष्मा उठा ली हमने, ऊष्मा उठा ली, अब देखिए यहाँ पर इसमें जो ये ऊष्मा लगी इसको क्या बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं कि विघटन बोलते हैं कि दोहरा विस्थापन बोलते हैं या केवल विस्थापन बोलते हैं, आप लोग बताइए, बाकी मैं कमेंट देख रहा हूँ वो भी, बताइए आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, हाँ बोलते रहिए आप लोग, कमेंट दीजिए, बोल रहे हैं दोस्तों, बताइए। देखिए यहाँ पर हम इसको बोलते हैं संयोजन, कॉम्बिनेशन तो बोलेंगे नहीं हम लोग। देखिए यहाँ पर अगर दोनों संयोजन, जैसे ए बी मान लिए बना लिया इसको, तो ये संयोजन हो जाएगा, संयोजन, लेकिन ये संयोजन हमारे पास होगी नहीं, अगर ये दोनों जुड़ जाएं तो इसमें इसमें संयोजन हो जाएगा। दोहरा विस्थापन क्या होता है, अभी बताए थे कि ए बी दो हो और उसके बाद सी डी हो जाए, ठीक, ये तो संयोजन हो गई, तो इसके साथ ए के साथ देखिए सी चला गया, ए सी हो गया भैया, और उसके साथ बी और सी हो गया तो बी सी निकल जाएगा, तो इसको बोलेंगे दोहरा विस्थापन, ये भी नहीं होगा, संयोजन भी नहीं होगा, विस्थापन रिप्लेसमेंट ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल क्या होगा, अपघटन दोस्तों होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, अपघटन बोलेंगे, देखिए चिन्ह गलत लग गया थोड़ा, अपघटन, इसके ऊपर बी वाला लगाइए, क्या बोलेंगे दोस्तों, अपघटन बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास ऑप्शन आएगा दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है, अपघटन, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी देखिए 18 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, यही कंफ्यूज करते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों क्या बोला गया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कराए जा रहे हैं यहाँ सब। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ग्लिस ग्लिसरॉल को डैट डैट डैट्स के साथ मिलाने पर लिपिड लिपिड बनते हैं, ग्लिसरॉल को किसके साथ मिलाएंगे हम लोग भैया, अब देखिए आप लोग यहाँ पर, साबुन बनाए हैं कभी, सोप जिसको हम लोग बोलते हैं सोप, इस क्या क्या होता है, यहाँ पर उच्च बसी अम्ल लेते हैं हम लोग, उच्च बसी अम्ल ले लेते हैं, उच्च बसी अम्ल ले लेते हैं, और उनकी किसके साथ क्रिया कराते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवणों के साथ, NaOH या KOH के साथ कराते हैं, तब हमारे पास क्या बनता है, तब हमारे पास बनता है साबुन। देखिए यहाँ पर तो लिखा है सोप माने साबुन, तब बनता है हमारे पास साबुन बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, ग्लिसरॉल को किसके साथ क्रिया कराते हैं, तब भी साबुन बनता है, तब भी साबुन बनता है। तो बसी अम्ल आप लोग देखे हैं, बसी अम्ल, जैसे हम लोग क्या है ऑयल वगैरह जो है यूज करते हैं, ये भी बसी अम्ल होता है,
यहाँ पर बोला गया पेप्टाइड, पेप्टाइड नहीं होगा दोस्तों। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड नहीं होगा। डाइसेकेराइड, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो ग्लिसरॉल को किसके साथ हम क्रिया करवाते हैं? पशी अम्ल के साथ दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 का हमारे पास ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखिए 19 में पूछा गया, सिर्फ 4th में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। 9 देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों। 9 में देखते हैं, देखिए 9 लिख लीजिए इसको, 9 लिख दीजिए। 9 में क्या बोला गया, देखिए बोला गया है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने के लिए एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? अब आप बताइए इसका ऑप्शन। देखिए संवेग बोला गया है, दूसरा जड़ बल बोला गया है, तीसरा वेग बोला गया है, फिर उसके बाद जड़त्व बोला गया है। अब इसको आप लोग बताइए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्थिर बोला गया है और गतिज बोला गया है। अब आप लोग देखते हैं, गति का प्रथम नियम पढ़े हैं आप लोग की नहीं? गति का प्रथम नियम न्यूटन का वो लोग पढ़े हैं, तो उसमें देखिए उसका उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बल तो होगा नहीं वो। संवेग क्या होता है? संवेग अभी बताए थे कि P बराबर mv होता है हमारे पास। क्या होता है? P बराबर mv होता है। वेग तो बताए थे, वेग क्या होता है? मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है। अब देखिए संवेग इसको बोलते हैं P बराबर mv, ये तो होगा नहीं। ये बॉल वगैरह जब हाथ में पकड़ते हैं क्रिकेट खिलाड़ी तो उसको संवेग में यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बल F बराबर ma होता है, ये F बराबर ma होता है। तो इसको स्थिर या गतिज अवस्था से कोई मतलब ही नहीं है। तो जड़त्व होता है, देखिए जड़त्व, नहीं नहीं कंबल उम्बल झाड़ते हैं हम लोग, देखते हैं विराम का जड़त्व होता है, गति का जड़त्व होता है, तो यहीं पर गति के जड़त्व की बात की गई, तो केवल जड़त्व ऑप्शन हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है हमारे पास डी ऑप्शन, डी फॉर धमसेना इज राइट होगा दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया। अब देखिए यहाँ पर डेंगू किसके कारण होता है? ये तो आप लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट जानते होंगे। डेंगू, डेंगू किससे होता है? कवक से तो होगा नहीं, इससे गंजापन होता है भैया, कवक से तो होगा नहीं। अब जीवाणु बोला गया है, सूत्रकृमि से तो होगा नहीं, ठीक है। विषाणु से बोला गया है या जीवाणु से बोला गया है? डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू वायरस होता है भैया। डेंगू क्या होता है हमारे पास? वायरस होता है। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी, डेंगू हमारा वायरस से होता है, जीवाणु से तो होगा नहीं, ठीक है दोस्तों। डेंगू वायरस से होता है। अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन, इसमें देखते हैं सूत्रकृमि किससे होता है? सूत्रकृमि, सूत्रकृमि ये हमारी आंतों से संबंधित होगा, आंतों से रोग हो जाते हैं, आंतों से संबंधित रोग, आंतों से संबंधित ये होता है। आंतों में सूत्रकृमि चपटे क्रम वाले जो हो जाते हैं। जीवाणु से हम देखेंगे, जीवाणु से हमारे पास हैजा हो जाएगा, ठीक है, ये वगैरह हो जाते हैं जीवाणु वगैरह से, ठीक है दोस्तों, गंदे पानी वगैरह से यूज करने से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया। देखिए 2022 में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है, देखते हैं। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? देखिए जुकाम हम देखेंगे, जुकाम वायु से हो जाएगा। तपेदिक हमारे पास ये भी वायु से हो जाएगा। निमोनिया छोटे बच्चों में भी वायु से हो जाती है, ये वायु से होती है। बट हैजा जो देखेंगे ये किससे होता है? दूषित पानी से, दूषित जल से होता है, दूषित जल और भोजन से, दूषित जल और भोजन वगैरह से होता है ये हमारे पास, ठीक है। तो यही बोला गया है, दूषित जल और भोजन से होता है, कि वायु के माध्यम से नहीं होता है, वायु के माध्यम से हमारे पास हैजा नहीं होता है, ये दूषित जल और भोजन से होता है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास डी फॉर धमसेना इज राइट ऑप्शन दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 बोला गया है, बोला गया कि HIV का इलाज नहीं होने पर डैश 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 हो सकता है। तो देखते हैं HIV हम लोग जानते हैं, HIV का अगर इलाज नहीं कराएंगे तो HIV से केवल एड्स होगा भैया, कैंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है। हेपेटाइटिस नहीं होगा, प्लेग नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। HIV हम लोग जानते हैं, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? HIV वायरस देखे तो ह्यूमन ह्यूमन इम्यून वायरस, इसको लिखते हैं ह्यूमन इम्यून इम्यून वायरस, ह्यूमन इम्यून वायरस, ठीक है। इसको इस प्रकार लिखते हैं ह्यूमन इम्यून वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यून वायरस। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म ये होती है हमारे पास, फुल फॉर्म, ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया है। 12 का हमारे पास डी ऑप्शन इज राइट होगा दोस्तों, ठीक है। अब 13 देखते हैं दोस्तों, 13 देखते हैं। 13 में बोला गया है 13, मादा एनाफिलीज मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? देखिए हैजा तो बिल्कुल मच्छर से होता नहीं, ये दूषित पानी से होता, अभी बताए थे आपको, ये दूषित जल से होगा। अब देखिए यहाँ पर टाइफाइड, डेंगू है, ये सब मच्छर से। देखिए मलेरिया भी हमारे पास किससे होगा भाई? मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों,
मच्छर से नहीं होता है, प्रोटोजोआ से होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए हमारे पास टाइफाइड। टाइफाइड देखिए, टाइफाइड, डेंगू। अब इनमें से आप लोग बताइए, बाकी तब तक कमेंट हम देख रहे हैं आपके, आप लोग बताते रहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक? केवल हमारे पास देखिए मलेरिया ही होगा, टाइफाइड नहीं होगा दोस्तों। टाइफाइड नहीं देखिए, जिसमें प्लेटें वगैरह कम हो जाती है हमारी एकदम, डॉक्टर लोग जांच करने के लिए बताते हैं कि जांच करवाइए आप लोग। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? केवल होगा मलेरिया दोस्तों, ठीक है। क्या होगा हमारे पास? मलेरिया होगा। मादा एनाफिलीज मच्छर से क्या होता है हमारे पास? मलेरिया होता है। लिख लीजिए इसको, मादा एनाफिलीज मच्छर से क्या होता है हमारे पास? मलेरिया ही होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर से दोस्तों, ठीक है, मलेरिया ही होता है। अब देखिए इससे जो है क्वेश्चन 13 का हमारे पास डी ऑप्शन इज राइट होगा दोस्तों। देखते हैं 14 नंबर क्या बोला गया है क्वेश्चन। 14 नंबर देखिए, अभी बताए थे इसको कि एचआईवी का पूरा नाम क्या होता है। एचआईवी का पूरा नाम अभी 12 नंबर में बताए थे आपको, 12 में हम बताए थे। देखिए देखिए 12 नंबर ये लिखा, लिखा 12 नंबर एचआईवी, ह्यूमन इम्यून वायरस। ह्यूमन इम्यून वायरस ये मिल गया हमारे पास, ह्यूमन इम्यून वायरस। इसको अभी बताए थे, ह्यूमन इम्यून वायरस बताए थे आपको अभी, ह्यूमन इम्यून वायरस। लिखते हैं एचआईवी का पूरा नाम, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बता दिए हैं पीछे, देखिए 2018 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दाद, ये बहुत परेशान करती है आप लोगों को, किसमें? जानते हैं आप लोग, जब वर्षा का सीजन चलता है तो दाद बहुत परेशान करती है। ये किस प्रकार की बीमारी है? देखिए, जीवाणुमयी बीमारी बिल्कुल नहीं होगी, प्रियोन प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। जीवाणुमयी बीमारी, विषाणुमयी बीमारी या कब की बीमारी? जीवाणुमयी नहीं होती है, ठीक है, वायरस से भी नहीं होगी भैया। दाद होती है केवल कवक से। कभी देखे हैं आप लोग तालाब वगैरह में एकदम नहा के आइएगा, एकदम खुजलाते खुजलाते दांत बन जाएगा सब, ठीक है। तो क्या होता है उसमें, तालाब में गंदे पानी में भैया कवक होते हैं, ठीक है। तो कवक से क्या होगी हमारे पास? कवक से होती है दांत, ठीक, दाद होती है। दूसरा गंजापन भी इससे तैयार हो जाएगा, गंजापन। अभी देखिए कुछ लोग तालाब में जो नहाते रहते हैं लगातार उनके बाल झड़ते रहते हैं, तो गंजापन भी कवक से दोस्त हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है ये बात आप समझे होंगे। तो बी ऑप्शन इज राइट 15 का हमारे पास। देखते हैं 60 नंबर क्या बताया गया है दोस्तों। 50 नंबर इसको लिख लीजिएगा, 15, 15 16 है ये, 16 लिखिए इसको, 16। अब देखिए यहाँ पर दांत क्षय तब शुरू होता है, दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है? 8 से 9 हो जाता है दोस्तों, 5.5 से 6.5 हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, 6.5 से 7.8 के बीच हो जाता है। आप लोग देखे होंगे छोटे बच्चों में भी देखे होंगे कि दांत बहुत जल्दी बच्चों के गिर जाते हैं। क्या करते हैं वो? लगातार क्या करते हैं, टॉफी वगैरह खाते रहते हैं तो उनके दांत गिर जाते हैं। तो दांत क्षय देखिए, दांत क्षय के लिए पीएच मान भैया जो है, अगर 5.5 से कम हो रहा है हमारे पास, कम हो रहा है, जैसे देखेंगे हम लोग अभी, देखिए जैसे मान लिया कुछ लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या है, उसके बाद वो ब्रश नहीं करते हैं, ब्रश ना करने के कारण गंदगी जो है मुंह में जमा रहती है। गंदगी मुंह में जब जमा रहेगी तो वो क्या करती है, वो एसिडिक मीडियम बना देती है। कैसा? अम्लीय माध्यम बना देती है, एसिडिक। और लगातार भैया दतून करने से वो साफ नहीं होता। अब 5.5 से जब पीएच कम हो जाएगा तो क्या होगा, दांत लगातार गिरते रहेंगे। फिर क्या होता है, लोगों की छोटे उम्र में दांत गिर जाते हैं दोस्तों। तो 5.5 से अगर कम होगा तो एसिडिक मीडियम बना देगा, ये एसिडिक मीडियम बना देगा जब, तो क्या होगा हमारे पास, दांत अपने आप गिर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो 5.5 से अगर पीएच मान कम हो रहा है तो दांत गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अम्लीय बना देंगे वो, बस अम्लीय बन जाएगा बस माध्यम, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारे पास ऑप्शन सी इज राइट होगा दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 लिखिए। अब देखिए घावों से निकलने वाले सफेद द्रव को क्या कहा जाता है? ये तो बहुत पॉपुलर है, आप लोग देखे होंगे, फोड़ा फुंसी आप लोगों को बहुत हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग भाषा में? जैसे प्लाज्मा तो बोलते नहीं हम लोग। लार भैया कहाँ से घाव से निकलेगी? अब बताए, फोड़ा हो जाएगा उससे लार थोड़ी निकलेगी यार, ठीक है। तो लार तो होगा नहीं। अब पेस्ट देखिए भाई, ये मंजन वाला पेस्ट लिखा है, घाव से मंजन वाला पेस्ट थोड़ी ना निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर केवल ऑप्शन हमारे पास मवाद ही बचा है, इसको बोलते हैं, ये पीला टाइप में रहेगा, ये पीला टाइप में एकदम बदबूदार पदार्थ, पीला टाइप में। उसमें क्या है, कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं दोस्तों? कोशिकाएं सब मर जाती हैं एकदम, कोशिकाएं निर्जीव, कोशिकाएं मर जाती हैं। तो वही हमारे पास क्या बन जाता है, ये मवाद इसको बोलते हैं। इसमें बहुत बदबूदार ये द्रव बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो है हमारे पास 17 का ऑप्शन सी इज राइट होगा दोस्तों, सी फॉर चैपलिन इज
राइट दोस्तों। अब देखते हैं 18 नंबर क्या क्वेश्चन बोला गया है। 18 देखिए, 18 क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। देखिए द्विलिंगी आप लोग जानते हैं जिसमें नर और मादा बोथ होते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर सरसों, सरसों तो द्विलिंगी होगा, बट तरबूज एक लिंगी होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको हम एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए तरबूज हमारे पास, देखिए तरबूज हमारे पास एक लिंगी होगा, ठीक है दोस्तों। पपीता क्या होगा, पपीता भी हमारे पास एक लिंगी होगा, एक लिंगी होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सरसों हमारे पास द्विलिंगी होगा, द्विलिंगी होगा। तरबूज हमारे पास क्या होगा, एक लिंगी होगा। ये आप लोग एनसीईआरटी में पढ़िएगा, क्लास 8 की एनसीईआरटी में ये बातें लिखी हैं। गुड़हल यहाँ पर हमारे पास देखेंगे द्विलिंगी होगा, क्या होगा, द्विलिंगी होगा। और यहाँ पर सरसों, सरसों भी द्विलिंगी होगा, द्विलिंगी होगा। उसके बाद देखिए पपीता हमारे पास क्या होगा, ये एक लिंगी होगा, ठीक है, इसमें केवल नर ही होगा। यहाँ पर देखिए गुड़हल, गुड़हल कैसा होगा हमारे पास, एक लिंगी होगा, दो लिंगी, आप लोग बताएं गुड़हल किस प्रकार का हो, ये कमेंट में बताएं आप लोग, ठीक है। बाकी हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर द्विलिंगी पुष्प पूछा गया है, द्विलिंगी तो दोनों क्या होने चाहिए हमारे पास, द्विलिंगी होने चाहिए। यहाँ पर देखिए एक लिंगी एक हो रहा है और दूसरा हमारे पास द्विलिंगी है, तो ये तो ऑप्शन बनेगा नहीं भाइयों, ये तो ऑप्शन बनेगा नहीं। दूसरा देखिए गुड़हल और सरसों दोनों क्या है हमारे पास, द्विलिंगी है। देखिए यहाँ पर द्विलिंगी बोला गया है ना, तो यही बात हमसे क्वेश्चन पूछी गई कि दोनों द्विलिंगी पुष्प है, तो गुड़हल और हमारे पास सरसों क्या है, दोनों द्विलिंगी है। देखिए गुड़हल ऊपर लिखा है, यहाँ पर द्विलिंगी लिख लीजिए, ऊपर से लिखे नहीं आप लोग, देखे नहीं यार। देखिए तो यहाँ पर गुड़हल और सरसों मेरे पास क्या हो गया, दोनों द्विलिंगी हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी इज राइट दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में ये क्वेश्चन आते हैं। एक लिंगी द्विलिंगी आप लोग जान नहीं पाएंगे, अभी एनसीईआरटी में ये सब लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा, ठीक है, बाकी नॉर्मल किताबों में नहीं मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किसका वानस्पतिक नाम है, किस पौधे का। देखिए मक्का का, मक्का का है, या सामान्य गेहूं का है, या कुट्टू का है, या सरसों का है। देखिए यहाँ पर ये सरसों का ही वानस्पतिक नाम है, ये ब्रेसिका, इसको बोलते हैं ब्रेसिका, ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस, कम्पेस्ट्रिस। अब उसके बाद देखिए ये बोला गया है गेहूं का बोल क्या बोलते हैं, गेहूं को क्या बोलते हैं, गेहूं को क्या बोलते हैं आप लोग बताएं। और मक्का को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग बताएं, कमेंट कीजिए भैया, बताते रहिए कमेंट कर करके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देख रहे हैं कमेंट, बताते रहिए आप लोग, बताते रहिए आप लोग, हम देख रहे हैं। देखिए ये तो हम जान गए ब्रेसिका भैया, गेहूं को बोलते हैं टिटिकम एस्टिवम, जानते हैं आप लोग सब, टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम। अब देखिए कुट्टू, ये कुट्टू तो हम पहली बार देख रहे हैं इसको। मक्का का देख लीजिए पहले, मक्का का जो जियोमेज, जिया मेज, जिया मेज, ठीक है। उसके बाद देखिए कुट्टू को क्या बोलते हैं हम लोग, कुट्टू को बोलते हैं फागो पाइरम, फागो, फागो, फागो पाइरम, फागो पाइरम एस्कुलेंटम, 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 ये आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब बोला गया था ब्रेसिका किसको बोलते हैं, अब देखिए ब्रेसिका को केवल हम सरसों में ही बोलते हैं ब्रेसिका को, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है, डी ऑप्शन इज राइट। 19 का हमारे पास डी फोर धर्मसेना इज राइट ऑप्शन दोस्तों, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 20, पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है, बताइए आप लोग। पादप वहन तंत्र, जैसे मान लिया पेड़ हो गया हमारे पास, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है, केवल जल का, तो ये नहीं होगा क्योंकि पत्तियों और जड़ों से दोनों का बोल रहा है, केवल कार्बोहाइड्रेट का केवल नहीं होगा। ऊर्जा भंडार और परिष्कृत पदार्थ, या कार्बोहाइड्रेट और खनिज दोनों का, बताएं दोस्त, बताएं आप लोग। देखिए यहाँ पर बोला गया है पत्तियां, तो मतलब ऊपर से क्या होगा, ये खाना बनाएंगी पत्तियां, नीचे जड़ से भी बात हो रही है, तो ऊर्जा भंडार और परिष्कृत पदार्थ अभी आपको बताए थे, इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों की बात की गई है। देखिए यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम दोनों की बात की गई है, जाइलम और फ्लोएम दोनों की बात हो रही है, जाइलम और फ्लोएम दोनों की बात हो रही है। जाइलम का क्या काम होता है दोस्तों,
ये जल जल ले जाता है भैया, ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम का काम क्या होता है, ये खनिज लवण ले जाता है, खनिज लवण का ट्रांसपोर्टेशन पूरे पौधे में पहुंचाता है। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखनी चाहिए। तो ऊर्जा भंडार वगैरह ये तो जाइलम फ्लोएम वगैरह ये सब होगा, इससे परिष्कृत पदार्थ भी जाइलम के द्वारा पदार्थ जाएंगे जल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन हो गया सी इज राइट। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब नहीं है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास। बाकी जो भी लोग हमारे साथ नए हैं, हमारे चैनल ए बी स्टडी को सब्सक्राइब कर लिए और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम जो है चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।